कितना होगा था अपना लास्ट टाइम पे? न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है तो इक्वेशन हो गई थी क्या उसकी? इक्वेशन हो गई थी क्या? ठीक है चलो। तो अपन ने कल स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फिजन, तो देखते हैं भाई कि फिजन रिएक्शन क्या होती है। तो फिजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन भाई फिजन का मतलब होता है कि एक एक हैवी न्यूक्लियाई है, वो दो स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। अपन ने सर उसकी कल रिएक्शन लिखी थी, एक लिखी थी कि नहीं लिखी थी? लिखी थी ना। भाई क्या होता है कि फिजन के अंदर अपने पास में एक है हैवी न्यूक्लियाई ए। इस हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर अपन ने यहाँ से एक स्लो न्यूट्रॉन गिराया था। तो स्लो न्यूट्रॉन गिराने पर ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये स्मॉल न्यूक्लियाई बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में कुछ एनर्जी क्यू भी यहाँ से बाहर निकलेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। ठीक है। अब फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन ने लिया था कि भाई हम यूरेनियम का फिजन करवा दे ऐसा। तो आएगा यहाँ पर कि अपने पास में है यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 आपको दिया हुआ है। जब इस यूरेनियम के ऊपर हम यहाँ से एक स्लो न्यूट्रॉन गिराते हैं, तो स्लो न्यूट्रॉन गिराने पर ये यूरेनियम 235 कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। तो यहाँ बन जाएगा 56 बेरियम, 144, 36 क्रिप्टॉन, 89। और यहाँ पर से साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन भी इमिट होते हैं, और यहाँ से कुछ एनर्जी क्यू रिलीज होगी। इस एनर्जी क्यू की वैल्यू कितनी आती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ऐसा। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो न्यूट्रॉन होगा ये न्यूट्रॉन होता है स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कितनी? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम। तो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन ही यहाँ पर फ्यूजन कर पाएगा, या उससे कम एनर्जी का। अगर उससे ज्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन अपन ने लिया तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कॉलिजन में टाइम कम होगा, और कम टाइम के कॉलिजन की वजह से फ्यूजन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये पूरी रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम आता है। ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियाई का फ्यूजन 10⁻⁻6 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। कितने टाइम में? 10⁻⁻6 सेकंड में पूरा हो जाएगा ये फ्यूजन। ठीक है। मतलब बहुत ही कम टाइम लगा फ्यूजन होने में। फिर यहां पर मास में डिफेक्ट आता है। भाई इनिशियल मास ज्यादा होगा, फाइनल मास कम होगा। तो जब यहां पर इनिशियल मास ज्यादा, फाइनल मास कम, तो जो मास में डिफेक्ट आ रहा है वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखा गया ऐसा कि यहां पर जो मास में डिफेक्ट आया वो होता है 0.1%। ठीक है। तो 0.1% मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा ऐसा। और यहां से फिर अपने पास में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाती है, आ गई। जब यहां से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई तो इस एनर्जी में से भी मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्रिप्टॉन की फॉर्म में, आ जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर 93% एनर्जी तो इन दोनों के पास में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फिर बाकी बची हुई जो 7% एनर्जी है, उस 7% एनर्जी में से कुछ एनर्जी 2 या 3% एनर्जी होगी इन सेकेंडरी न्यूट्रॉन के पास में, और बाकी बची हुई एनर्जी है वो यहां से गामा रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगा ऐसा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाएगा यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। अब इसका यूज कैसे होता है ना। तो इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज अगर अपने को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखें। चेन रिएक्शन क्या है? ठीक है। तो आएगा यहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब यह है कि भाई यहां पर अपन ने एक यूरेनियम का फिजन तो कर दिया। अब फिजन तो अपन ने पहला तो हमने खुद करवाया था, लेकिन जब यहां से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, अब तीनों के तीनों न्यूट्रॉन अगर आगे प्रेजेंट यूरेनियम से टकरा जाएंगे तो क्या होगा कि ये हर एक न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम का फिजन करेगा। फिर वहां से अगेन न्यूट्रॉन मिलते हैं अपने को, तो वो आगे जाके अगेन यूरेनियम का फिजन करते जाएंगे। तो जब एक बार यहां से फिजन स्टार्ट हुआ तो वो लगातार चलता जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कह देंगे वैसा। तो देखना भाई कि यहाँ पर अपने पास में है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में, यहाँ पर आएगा चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन।
तो अपने पास में शुरुआत में यहां पर आ गया एक यूरेनियम का न्यूक्लियस, ये रहा। इस यूरेनियम के ऊपर हमने यहां से एक न्यूट्रॉन गिराया। न्यूट्रॉन की एनर्जी कम, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट। तो जैसे यहां पर ये न्यूट्रॉन गिरा तो ये यूरेनियम को टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड कर देगा। तो यहां से बेरियम बाहर निकला, यहां से क्रिप्टॉन। फिर यहां से इसके साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी इमिट होंगे। तो यहां पर ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट हो गए। हो गया ऐसा? अरे होता है ना भाई। तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बाहर आ गए। अब क्या होता है कि अगर इन 3 न्यूट्रॉनों के आगे और भी यूरेनियम मटेरियल प्रेजेंट है, यूरेनियम का न्यूक्लियर प्रेजेंट है, तो ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन इन 3 यूरेनियम का फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन कराने पर यहां से अगेन बेरियम क्रिप्टॉन, यहां से भी बेरियम क्रिप्टॉन, यहां से भी बेरियम क्रिप्टॉन। हो जाएगा ऐसा? तो यहां पर इन तीनों यूरेनियम के फ्यूजन से बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन और यहां पर भी बेरियम क्रिप्टॉन का इमिशन या फॉर्मेशन होगा। और हर एक से यहां पर 3 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन भी इमिट होंगे। तो यहां पर ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन हर एक फ्यूजन से आ गए। आ गए ना भाई? तो क्या होता है कि यहां पर अगेन ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आगे जाकर यूरेनियम का फ्यूजन करेंगे। ठीक है? तो एक बार जो रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो लगातार चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी? जब तक अपने पास में यूरेनियम के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, चलती रहेगी ऐसा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कहते हैं ऐसा? अरे बोल देंगे ना भाई। अब देखना कि यहाँ पर एक फ्यूजन में जो टाइम लगा वो कितना है, 10⁻⁶ इतना कम टाइम लगा इसमें। ठीक है? तो यहाँ पर इस फ्यूजन में टाइम तो लग रहा है 10⁻⁶, और इतने कम टाइम में जो यहाँ से एनर्जी बाहर निकली वो कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया ऐसा? फिर यहाँ पर टाइम आगे गया तो यहाँ पर भी टाइम कितना लगा, 10⁻⁶। इस 10⁻⁶ में इन तीनों का फ्यूजन हो जाएगा ऐसा। तो यहां से ऊर्जा कितनी बाहर निकली, एनर्जी कितनी बाहर निकली, 200। यहां से भी, यहां से भी, कुल कितनी हो गई? तो यहां पर हो जाएगी 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया ऐसा? फिर यहां पर से भी 2 कुल कितना हो गया, 600 600 600, कुल कितना हो गया, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया ऐसा? मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन भी आगे बढ़ती जाएगी, और चूंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ऐसा। तो क्या होता है कि कुछ ही सेकंड में एनर्जी का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हुआ ना भाई ऐसा? भाई यहाँ पर 10⁻⁶, मतलब 10 की पावर के भी बहुत कम सेकंड में, सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी यहां से बाहर निकल गई ऐसा। तो क्या होता है, कुछ ही सेकंड में अगर अपने पास में यहाँ पर यूरेनियम के बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं तो उन सभी का फ्यूजन हो जाएगा। तो उन सभी के फ्यूजन से जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, और फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी हाई अमाउंट में होगी। तो उस एनर्जी को हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोल देंगे? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोल देंगे ऐसा। अब देखना कि यहां पर एक फैक्टर हम लेते हैं जिस पर ये चेन रिएक्शन डिपेंड करेगी, है ना। देखते हैं यहां पर कि एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या होता है वो? रिप्रोडक्शन फैक्टर, या इसको हम के से लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर आएगा भाई कि के इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होता है? तो देखना कि किसी भी जनरेशन, ये एक जनरेशन मानी जाएगी इसके अंदर, है ना। तो यहां पर अभी एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर गिरा, तो न्यूट्रॉन गिरते ही ये न्यूट्रॉन तो खत्म हो गया ना।
तो ये न्यूट्रॉन जैसे ही इस यूरेनियम पे गिरता है तो ये न्यूट्रॉन तो खत्म हो जाएगा। अब यहां से 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए ऐसा। मतलब यहां पर अभी जो रेट और प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितनी आ रही है, 3। और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पर, 1। तो रेशियो कितना होगा यहाँ पर, 3/1 आ गया ऐसा। फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब 3 न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन का लॉस होने पर अब आगे कितने न्यूट्रॉन मिले अपने को, 9 मिल रहा है ऐसा। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन तो आ रहा है 9 एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन 3 आएगा ऐसा। तो यहाँ पर अगर हम के की बात करें तो कितना आ रहा है, अगेन 9/3, अगेन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ऐसा। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर आगे बढ़ने पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसको हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह की रिएक्शन को पहली वाली आएगी कि के की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कह देंगे ऐसा। तो यहां बन जाएगी ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब इस अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का यूज कहां होता है ना। तो क्या होता है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है एटम बम। एटम बम में इसका यूज होता है। अब कैसे होता है भाई, एटम बम क्या होता है, देखा आप लोगों ने, ये देखा भाई। एटम बम जो है अलग अलग कंट्री के पास में है, अपने पास भी है, ठीक है। अपने पास मतलब अपनी कंट्री के पास भी है ना, मेरे पास नहीं है। तो क्या होता है कि अपने पास भी है ये, इंडिया के पास भी है ये एटम बम, बहुत सारे हैं, 100-110 करीब होंगे शायद ऐसा, है ना। बस होता है क्या ये, अब 100 बहुत सारे होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का एग्जांपल एटम बम आ गया। अब एटम बम क्या होता है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक वेपन है, ठीक है। अब शुरुआत में ये फूटा, कब फूटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम फूटा था ये। किसने फोड़ा था, अमेरिका ने फोड़ा था। कहाँ फोड़ा था, जापान के ऊपर, पता है सभी को ऐसा, है ना भाई। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है काफी टाइम से, सालों हो गए उस बात को चलते चलते, लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं हुई। क्या करें अब। उस टाइम पे क्या हुआ, जापान बड़ा खतरनाक देश था और अमेरिका तो था ही सी, ठीक है। अब जापान में और अमेरिका में लड़ाई चल रही भयंकर, छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें तो अब, ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि जापान ने अपने कुछ जेट भेजे और वो जेट जाकर अमेरिका के ऊपर जाकर हमला करके आगे, और उसके जो जितने भी जहाज वगैरह थे और सबमरीन थी उनको जाकर उन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सब देखते हैं दिमाग खराब जब उसका अमेरिका का, जब दिमाग खराब होते हैं। अब क्या हुआ कि भाई कुछ टाइम पहले ही अमेरिका ने जो है इसका टेस्ट किया था एटम बम का, ठीक है। अब टेस्ट किया था तो टेस्ट तो क्या होता है कि खाली जगह पे होता है एकदम जहाँ कोई नहीं होता, ठीक है। तो टेस्ट किया खाली जगह पर, वहां पर कोई भी नहीं था, तो बड़ा जोरदार फूटा वो, मजा आ गया बस ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो मजा आया है ये देखते हैं, देखें फोड़ के एक बार जापान के ऊपर भी, है ना। तो क्या करा कि उन्होंने 2 बम लिए, एक तो लिया लिटिल बॉय, एक लिया फैटमैन, है ना। तो 2 बम लिए उन्होंने और दोनों को 2 एयरप्लेन के अंदर लोड कर दिया। एक को तो गिरा दिया हिरोशिमा पे, दूसरे को गिरा दिया नागासाकी पे। तो देखा वहां से हिरोशिमा, वहां से नागासाकी गायब। भाई इतना खतरनाक फूटा कि वो शहर के शहर ही खत्म हो गए उस टाइम पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई जो तबाही है वो थोड़ी ज्यादा ही होगी अब वर्ल्ड वॉर के नाम पर, है ना। तो फिर उसके बाद में जो ये वॉर थी वर्ल्ड वॉर 2 वो बिल्कुल बंद हो गई, खत्म हो गई, नुकसान ज्यादा हो गया ना उसके बाद में। और फिर उसके बाद में ये जो एटम बम वगैरह थे उनके यूज पर भी रोक लगा दी, अब नहीं पड़ेगा कोई भी इसको, ठीक है ना। उसके बाद से आज तक नहीं फूटे, किसी देश पर नहीं फूटे, बाकी परीक्षण तो होते रहते हैं, टेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब फूटेंगे वो सारे फूटेंगे, फिर जब फूटेंगे जब, तो ये होता है एटम बम, ठीक है। तो के ग्रेटर देन 1 वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, एग्जांपल हो जाएगा एटम बम। सेकंड होता है कि अगर के की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, भाई के इक्वल टू 1 आ जाएगा
तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। आ जाएगा ऐसा। मतलब यह है कि अगर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है तो आगे बढ़ के 3 न्यूट्रॉन ही जनरेट होंगे, होगा ऐसा। फिर आगे बढ़ के अगेन 3 न्यूट्रॉन ही जनरेट होंगे, होगा ऐसा। मतलब यह है कि यहाँ पर जितने न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है उतने ही न्यूट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही न्यूट्रॉन आगे जनरेट होते जाएंगे। तो अपने को पता है कि भाई यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन से जो फ्यूजन होगा तो एनर्जी बाहर निकलती कितनी, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ेंगे तो अगेन कितनी आएगी एनर्जी, 600 ही आएगी। तो अपने को पता है कि भाई कितने टाइम में कितने न्यूट्रॉन फ्यूजन कर पाएंगे, ये पता है अपने को, है ना। और उससे कितनी एनर्जी जनरेट होगी वो भी अपने को पता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर एनर्जी का अपने को पता है कितनी एनर्जी बाहर निकलने वाली है, मतलब कि वहां पर सब कुछ अपने हाथों में है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोल देंगे। और इस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का भी यूज होता है, वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर K=1 वाली रिएक्शंस ही चलती है। तो वहां पर जो एनर्जी जनरेट होगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी का हम यूज करते हैं जनरेटर चलाने के लिए, और वहां से जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये होता है K=1। तो ये होगी कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर लास्ट आता है कि अगर अपने पास में के की वैल्यू 1 से भी कम आ जाए। अब के की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कम है रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से। अरे आएगा ना भाई ऐसा। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन लेस देन आ रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब यह है कि अगर यहाँ 3 न्यूट्रॉन का लॉस हुआ तो आगे बढ़ के 2 ही मिलेंगे, आगे बढ़ के फिर 1 ही मिलेगा, फिर आगे बढ़ के खत्म हो जाएंगे, हो गए खत्म। तो जब यहाँ पर के की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मतलब आगे बढ़ने पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होते होते 0 खत्म हो गए बिल्कुल, तो अब आगे जाके रिएक्शन नहीं हो पाएगी, फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। तो आगे जाके जो रिएक्टर वगैरह जो भी होगा वो बंद हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, और ये सिंपल हो जाएगी, अपन बोल देंगे K<1। तो ये यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन आती है, K>1, K=1, K<1। अब क्या होता है कि इस चेन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। ठीक है। भाई ऐसा तो इतना सिंपल तो नहीं है कि भाई अपन ने एक न्यूट्रॉन गिराया और रिएक्शन स्टार्ट हो गई, बम बन गया, इतना ऐसी तो नहीं है, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर ये चेन रिएक्शन डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन गिरा, ये तो हमने गिराया था, तो हमने इसकी एनर्जी कम कर ली, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी, फ्यूजन हो गया। अब यहां से 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन बाहर आए। अब इन 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 या 3% एनर्जी जाती है न्यूट्रॉन के पास, जाएगी ऐसा। अगर यहाँ पर 2 या 3% एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, तो लगभग लगभग 4 से लेके 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके पास जाएगी, न्यूट्रॉन के पास जाएगी ना ऐसा। अरे जाएगी ना भाई यहाँ पर। तो क्या होता है कि इतनी एनर्जी आ रही है इन तीनों न्यूट्रॉन के पास। अब क्या होता है कि इन तीनों न्यूट्रॉन में से अगर मान लो कि एक न्यूट्रॉन की एनर्जी आ गई 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या वो फ्यूजन कर सकता है क्या, क्या कर सकता है कि फ्यूजन, अरे करेगा क्या, नहीं करेगा ना। मैंने आपसे कहा था कि 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम वाला न्यूट्रॉन ही फ्यूजन करेगा। तो अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी 4 या 5 इस तरह से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, तो वो न्यूट्रॉन फ्यूजन नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि मान लो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये फ्यूजन नहीं कर पा रहा, और इन दोनों के पास में अगर एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है, तो ये न्यूट्रॉन ही अब फ्यूजन कर पाएंगे।
ठीक है, तो मतलब यहां से ये न्यूट्रॉन तो खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि भाई दो न्यूट्रॉन के पास में तो एनर्जी आ रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक के पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, एक के पास 3 आ रही है ऐसा, और एक के पास में एनर्जी आ रही है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट। तो दो न्यूट्रॉन फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही करेगा। और ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि तीनों के पास ही एनर्जी क्या हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, एक के पास एक आ गई, एक के पास दो आ गई, एक के पास तीन आ गई, इस तरह से। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है कि उस कंडीशन में तीनों ही न्यूट्रॉन फ्यूजन नहीं कर सकते। जब फ्यूजन नहीं करेंगे तो आगे फ्यूजन नहीं हुआ, रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर कि भाई ये जो न्यूट्रॉन है ये फ्यूजन करे। तो फ्यूजन करे, इसके लिए अपने पास में न्यूट्रॉन के नंबर इतने ज्यादा होने चाहिए, इतने ज्यादा होने चाहिए कि वहां से न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके इक्विवेलेंट आए। इतनी एनर्जी के न्यूट्रॉन अपने पास पॉसिबल हो। और ऐसा करने के लिए हमें यहां पर इस यूरेनियम की जगह ये जो अपन ने नेचुरल यूरेनियम लिया है शुरुआत में, तो नेचुरल यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी होता है। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल यूरेनियम के अंदर नेचुरल यूरेनियम के अंदर दो तरह के और होते हैं, यूरेनियम 235 भी होगा, यूरेनियम 238 भी होगा इसके अंदर। अब नेचुरल में 0.7% तो होता है यूरेनियम 235, और 99.3% ये होता है 238। अब क्या होता है कि जो स्लो न्यूट्रॉन अपन ने लिया है यहाँ पर, ये केवल इसी यूरेनियम का फ्यूजन कर पाता है बस। अगर ये नॉन स्लो न्यूट्रॉन अगर इस वाले यूरेनियम पे गिर गया तो ये वाला यूरेनियम 238 ये इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखा गया है ऐसा कि अगर अपने को यहाँ पर 238 का फ्यूजन करवाना है तो इसके लिए जो अपने को न्यूट्रॉन चाहिए उसकी एनर्जी 5 या 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तब जाके इसका फ्यूजन होगा। और इतनी ज्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन तो यहाँ बनते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका फ्यूजन तो नहीं होगा। अब फ्यूजन तो होगा इसी का, इसका तो होता है स्लो न्यूट्रॉन से। अब इतने कम, इसका अमाउंट भी कितना है 0.7%। तो ये जो तीन न्यूट्रॉन के पास में अगर मान लो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी आ भी गई तो ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन इस सीरियम 235 के ऊपर ही गिरे। ऐसे केस कितने हैं, केवल 0.7% ही इसके चांस होंगे बस। हो गया ऐसा। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर इस यूरेनियम 235 के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो हम नेचुरल यूरेनियम की जगह एक दूसरा यूरेनियम लेते हैं जो इसको हम बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेचुरल यूरेनियम की जगह एनरिच्ड यूरेनियम ले लेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि यूरेनियम 235 का अमाउंट 3% तक हो जाता है और ये 238 ये बन जाएगा 97%। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने नेचुरल की जगह ये वाला यूरेनियम लिया तो 235 का अमाउंट 0.7 से बढ़कर कितना हो गया 3% हो गया। अब जब यहाँ पर यूरेनियम 235 का अमाउंट ज्यादा हो गया तो अब ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन आगे बढ़कर इसी यूरेनियम पे गिरे, इससे चांस भी बढ़ जाएंगे। जब ज्यादा चांस होंगे मतलब फ्यूजन के चांस भी अपने पास बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा ऐसा। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम की जगह एनरिच्ड यूरेनियम का यूज करेंगे। पहली बात तो ये वाली है। ठीक है, अब अगर अपन ने यहाँ पर ये जो यूरेनियम लिया है इसकी शेप क्या होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर रोड ले लूं, रोड ले लेते हैं तो क्या होता है रोड का जो एरिया है सर्टेन मेटल के लिए वो ज्यादा होता है ना। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया होने की वजह से अब ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुए जिनकी एनर्जी ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन एरिया ज्यादा होने की वजह से उस मटेरियल से लीक करना स्टार्ट कर देंगे, वहां से बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई जो न्यूट्रॉन है वो इस रिएक्शन को छोड़कर यहां से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा शेप लेनी पड़ेगी जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो। तो सरफेस एरिया सबसे कम ये होता है स्फेरिकल शेप का। ठीक है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पर जो फ्यूल लेंगे वो लेंगे स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप का लेने की वजह से उसका सरफेस एरिया सबसे कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो गया
तो क्या होता है कि कम सरफेस एरिया होने की वजह से अब न्यूट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जगह भी कम से कम मिलेगी। तो जो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे थे उनके अमाउंट तो कम हो गए, और जब अमाउंट कम हो गए न्यूट्रॉन के, अब भी क्या होता है कि न्यूट्रॉन के पास में एनर्जी ज्यादा ही आ रही है, लेकिन वो न्यूट्रॉन अब उस मटेरियल के अंदर ही रहेंगे और अंदर ही बाकी एलिमेंट के साथ में कोलिजन करते रहेंगे, और कोलिजन करेंगे तो एनर्जी में लॉस भी होगा, और एनर्जी लॉस करते करते जब उनकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो वो अगेन फिजन करना स्टार्ट कर देंगे ऐसा। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर जो शेप ऑफ द मटेरियल लेते हैं वो भी कैसी लेंगी, स्फेरिकल ले लेंगे। और एक और बात यह है कि यहाँ पर हमें जो मटेरियल है वो इतना लेना है कि वहां पर फ्यूजन सफिशिएंट हो सके। सफिशिएंट फ्यूजन के लिए अपने को सफिशिएंट अमाउंट में यूरेनियम 235 भी चाहिए। तो क्या होता है कि हमने जो यहाँ पर मास लिया, मास इतना होना चाहिए कि वहां चेन रिएक्शन लगातार चलती रहे। इसके लिए क्या होता है कि हम एक क्रिटिकल मास लेते हैं। क्रिटिकल मास वो मास होता है जिससे कम मास लेने पर फ्यूजन रिएक्शन लगातार नहीं चल पाती। क्रिटिकल मास से ज्यादा मास लेंगे तब जाकर चेन रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। इसके लिए क्रिटिकल मास होता है, तो क्रिटिकल मास की वैल्यू यूरेनियम के लिए तो होती है 15 किलोग्राम, और प्लूटोनियम के लिए ये होती है 5 किलोग्राम। तो अगर अपन ने यहाँ पर यूरेनियम लिया तो हमें कम से कम कितना लेना पड़ेगा, 15 किलोग्राम का यूरेनियम लेना पड़ेगा, तब जाके वहां पर इतने ज्यादा यूरेनियम 235 मिलेंगे अपने को कि वहां पर चेन रिएक्शन लगातार चलती रहे। ठीक है, अगर इससे हम कम लेते हैं तो कम लेने पर यूरेनियम 235 का अमाउंट कम होता जाएगा, और कम होने की वजह से अब वो न्यूट्रॉन इस 235 पर गिरे ऐसे केस भी कम हो जाएंगे। तो चेन रिएक्शन आगे चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि अपन यहाँ पर ये इसको लेते हैं, मास को लेते हैं, ये 15 किलोग्राम, ये बन जाएगा 5 किलोग्राम। अब प्लूटोनियम का ले रहे हैं कितना अपन, केवल 5 किलोग्राम। इसलिए क्या होता है कि प्लूटोनियम सबसे बेस्ट फिजनेबल फ्यूल माना जाता है इसके अंदर। तो जितने भी वेपन बनाए जाते हैं आजकल न्यूक्लियर वाले, उन सभी के अंदर यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, ताकि वो हल्का भी हो और छोटा भी हो, कैरी करने में आसान हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा वेपन हो जो कहीं भी ले सके आराम से, है ना, ताकि फोड़ने में भी आसानी हो, है ना। तो क्या होता है कि प्लूटोनियम का बनता है आजकल, यूरेनियम का नहीं बनता। अब लेकिन जो प्लूटोनियम है, ये प्लूटोनियम नेचुरली नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही वाली है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लूटोनियम नेचुरली नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है। तो प्लूटोनियम बनाने के लिए भी अलग से एक रिएक्टर लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम को ये जो यूरेनियम 238 है ये वाला, इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है। अब तरीका क्या होता है इसके ऊपर कि भाई 92 यूरेनियम 238, इसके ऊपर जैसे ही स्लो न्यूट्रॉन गिरेगा, तो न्यूट्रॉन गिरते ही अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा 92 यूरेनियम 239 में। फिर इस 239 में से यहां से 2 बीटा पार्टिकल का इमिशन करवाया जाएगा। तो बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा यहां पर से, तो 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन होने पर इसका मास नंबर बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा 94 प्लूटोनियम 239, साथ में 2 बीटा पार्टिकल बाहर निकल गए, और साथ में यहां से 2 एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकल गए। तो ये जो रिएक्शन होती है, जो बड़ी इजी लग रही है अपने को, ये होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। इसको बनाना इतना आसान नहीं है, कुछ ही कंट्री के अंदर ये ब्रीडर रिएक्टर है, इंडिया में भी है, वहां भी बनता है प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। बात समझ में आ गई सभी को इतनी? अरे बात समझ में आई क्या, सभी को आ गई क्या? क्या? अरे बात तो है सही, कौन सी बात, ये वाली बात समझ में आएगी ना, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर K इक्वल टू 1 वाली रिएक्शन चलेगी, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, है ना।
अब कैसा होता है इसका डायग्राम देखते हैं भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सबसे पहले तो होगा इसका कोर पार्ट। तो ये यहां पर आ गया इसका कोर पार्ट, ये रहा। ये रहा। कोर पार्ट में होते हैं यहाँ पर फ्यूल रोड्स। तो यहाँ पर ये यूरेनियम या प्लूटोनियम की रोड लगी हुई है। फिर इसके अंदर लगाई जाती है यहाँ पर कंट्रोल रोड। तो यहाँ पर ये आ गई कंट्रोल रोड। और यहाँ पे लगा हुआ होता है मॉडरेटर। तो ये आ गया मॉडरेटर, ये रहा। ये सब क्या होते हैं बता दूंगा अभी आपको मैं। फिर यहाँ पे लगा हुआ होगा हीट एक्सचेंजर। तो ये आ गया हीट एक्सचेंजर, ये आ गया यहाँ पर हीट एक्सचेंजर। और इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा टरबाइन। तो इस हीट एक्सचेंजर के साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है टरबाइन, ये रहा टरबाइन। आपके पास में डायग्राम बना हुआ है, वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि इसके अलग अलग रे डायग्राम हो सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि मेरा डायग्राम गलत है, सही है ये वाला भी। तो ये है टरबाइन। टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ये आएगा गैल्वेनोमीटर। और इसके अलावा इस टरबाइन के साथ में जुड़ा रहेगा यहाँ पर एक कंडेंसर। और कंडेंसर के साथ जुड़ा हुआ होगा एक पंप। तो ये आ गया पंप पी। और इस पंप पी के साथ में फिर इसको हम अगेन इसी के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे, ये रहा। ठीक है, तो ये डायग्राम होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, बेसिक डायग्राम है ये वाला। इसमें देखना कि ये तो है फ्यूल रोड, ये तो है फ्यूल रोड्स। ये बनी हुई होती है यूरेनियम या प्लूटोनियम की। ये दोनों हैं कंट्रोल रोड्स, कंट्रोल रोड्स। ये बनी हुई होगी बोरॉन या कैडमियम की। ये है यहां पर मॉडरेटर। मॉडरेटर की फॉर्म में अपन D2O या H2O का यूज कर लेंगे। फिर यहां पर ये है हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। टरबाइन आएगा, ये आएगा जनरेटर, ये कंडेंसर आएगा, यहाँ पंप आ गया। यहां से हीट ऐसे 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 मूव करेगी। अब देखें भाई कैसे वर्क करता है ये, समझे इसको। यहां पर ये जो पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं कोर पार्ट। तो ये तो आ गया कोर पार्ट। कोर पार्ट का मतलब ऐसा पार्ट जिसके अंदर फ्यूजन होगा, है ना। तो इस कोर पार्ट के अंदर लगी हुई होती है फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड मतलब फ्यूल, फ्यूल मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम, अपन यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्यूल रोड लगी हुई होगी प्लूटोनियम की या यूरेनियम की। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे इसके ना फ्यूजन करवाया गया, तो फ्यूजन करवाने के लिए शुरुआत में मान लो कि हमने यहाँ पर इन रोड के ऊपर 100 न्यूट्रॉन गिराए, गिरा दिया अपन ने, है ना। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर हमने शुरुआत में 100 न्यूट्रॉन इंसिडेंट किए, तो वो सभी के सभी 100 न्यूट्रॉन फ्यूजन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत में हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन लिए हैं, तो ये है यहाँ पर 100 न्यूट्रॉन। अब 100 न्यूट्रॉन ने फ्यूजन किया, तो यहां पर रिएक्शन कैसी है, K इक्वल टू 1 वाली। तो अगर 100 न्यूट्रॉन का लॉस होगा, तो 100 न्यूट्रॉन ही आगे भी जनरेट होंगे। अगेन उनका लॉस होगा, तो अगेन आगे कितने जनरेट हो जाएंगे, 100 हो जाएगा ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, रहेंगे ऐसा। तो यहाँ पर एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती रहेगी लगातार। अब क्या होता है कि यहां पर इसके अंदर कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 100 की जगह मान लो बढ़ गए। भाई जिन वजह से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ था वो कम हो गए, एब्जॉर्ब करने वाले न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 100 से ज्यादा हो गए 105,
फिर और ज्यादा बढ़ गए, 110 हो गए। तो जब यहाँ पर किसी कंडीशन की वजह से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते ही अब रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन तो ज्यादा हो गई और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन कम है ना। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में ये जो रिएक्टर है, ये के इक्वल टू 1 से के ग्रेटर देन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। के ग्रेटर देन 1 में कन्वर्ट हो गया मतलब क्या बन गया, अब ये एटम बम बन गया। तो अब है ना, तो क्या होता है कि ये बम फूट नहीं जाए, इसलिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम करने के लिए हमने यहाँ पर लगाई है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड जो कि बनी हुई होती है बोरोन और कैडमियम की। अब बोरोन और कैडमियम ही क्यों लिया, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों के दोनों मटेरियल्स ऐसे हैं जो न्यूट्रॉन्स के अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरुआत में तो यहाँ पर ये कंट्रोल रोड इससे बाहर होगी। अब बाहर है, जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, अब पता कैसे चलता है कि न्यूट्रॉन बढ़ गए, है ना। यहाँ कोई बैठा हुआ तो ना जो गिन रहा है न्यूट्रॉन को, 1 2 3 4, ऐसा है क्या इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि ये पूरी की पूरी रिएक्टर जो है ये एक सीएनसी मशीन से ऑपरेट होता है। तो क्या होता है, सीएनसी मशीन में सब पता चलता है कि भाई कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं, कितनी एनर्जी के आ रहे हैं, कितनी एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो अपने आप ये कंट्रोल रोड जो पहले बाहर है, पहले बाहर रहेगी ये, तो अपने आप क्या होते हैं कि ये कंट्रोल रोड इसके अंदर आ जाएगी। अब अंदर आ गई तो क्या करती है कि अब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। मान लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए थे 120, तो 120 में से 20 न्यूट्रॉन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करते ही अब ये कंट्रोल रोड को जल्दी से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको बाहर नहीं निकाला तो ये बाकी जो न्यूट्रॉन थे जो फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड है उनको भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि न्यूट्रॉन और भी कम हो जाए, इसलिए क्या होता है जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 100 के इक्वल हो जाएंगे तो इन रोड को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल रोड का यूज करेंगे। हो गया ऐसा, ये बात समझ में आ गई क्या। फिर क्या होता है कि जब यहाँ पर अगेन 100 न्यूट्रॉन ही फ्यूजन कर रहे हैं, अब वो 100 न्यूट्रॉन ही फ्यूजन कर रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है जब उन सभी न्यूट्रॉन के पास में एनर्जी कितनी हो, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 100 ही है, लेकिन उन न्यूट्रॉन्स में से कुछ न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ गई। ठीक है, तो क्या होता है कि क्या अब वो न्यूट्रॉन फ्यूजन कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे ना। तो क्या होता है कि मान लो कि 100 न्यूट्रॉन्स में से 5 न्यूट्रॉन ऐसे पाए गए जिनकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ गई, तो अब ये न्यूट्रॉन फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। फ्यूजन नहीं कर पाएंगे तो अब यहां पर फ्यूजन कौन करेगा, 95 न्यूट्रॉन करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे न्यूट्रॉन के नंबर और बढ़ सकते हैं जो फ्यूजन नहीं करें या जिनकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या होता है कि पर जो न्यूट्रॉन की एनर्जी, जिन न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रही है, उन न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के लिए अपन यहाँ पर D2O या H2O का यूज करते हैं। तो जिन न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, वो न्यूट्रॉन या उन न्यूट्रॉन के साथ में ये मॉडरेटर रिएक्ट करेंगे, और इस रिएक्शन के अंदर ये मॉडरेटर उन न्यूट्रॉनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे ही उन न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो अगेन उन न्यूट्रॉनों को इस सिस्टम के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, और अगेन वो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिजन करना स्टार्ट कर देंगे ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो उन न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर देंगे और अगेन यहाँ पर फिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, अरे हो गया ना भाई। तो ये अपने पास हो गया। अब क्या होता है कि यहां पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ अमाउंट में हीट भी जनरेट होगी, हो गया ना। तो क्या होता है कि यहां पर से बेरियम क्रिप्टॉन भी बन रहे हैं,
यूरेनियम के फ्यूजन होकर, तो बेरियम क्रिप्टॉन जो बन रहे हैं वो दोनों के दोनों एलिमेंट अगेन यहाँ पर रेडियो एक्टिव होते हैं और वो आगे चलकर बीटा एमिशन करेंगे और बीटा एमिशन करने के बाद में अपने आप को एक स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो रेडिएशन भी यहां से बाहर निकलेंगे। साथ में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर फिजन से एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उस एनर्जी की वजह से ये रिएक्टर गर्म भी हो सकता है, गर्म होगा सही। ठीक है, तो क्या होता है कि ये रिएक्टर गर्म हो जाएगा। अब अगर हमने इसको ठंडा नहीं किया, कूल डाउन नहीं किया, तो क्या होगा, ये गर्मी से फट सकता है ना। तो क्या होता है कि इसको कूल डाउन करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर ये एक जैकेट लगाई जाती है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर फ्लो करवाया जाएगा हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो यहां से कोल्ड वाटर फ्लो करवाया जाता है इसके अंदर हाई प्रेशर पे, और इस कोल्ड वाटर का जैसे ही इसके अंदर फ्लो होगा तो ये कोल्ड वाटर इसकी हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको ठंडा कर देगा। फिर क्या होता है कि इस वाटर को यहां से बाहर निकाला जाता है। कोल्ड वाटर था, गर्म हो गया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उस स्टीम को यहां से इस टरबाइन के ऊपर गिराया जाएगा और इतने प्रेशर से गिरती है ये स्टीम के टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और इस टरबाइन के साथ में आगे जुड़ा हुआ होता है जनरेटर। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर चलेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी, हो जाएगा ऐसा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो यहाँ पर स्टीम जनरेट हो रही थी उसके अंदर कुछ रेडिएशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस रिएक्टर में से होके आया है इसलिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अब वो जो वाटर है वो अपने किसी काम का नहीं है, तो क्या होता है कि उसी वाटर को अगेन रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकल करने के लिए यहां से जो वाटर बाहर निकलेगा इसको कंडेंसर के थ्रू कंडेंस किया जाएगा, ठंडा कर लिया जाएगा, और अगेन इस वाले पानी को यहां से पंप के थ्रू हाई प्रेशर पे इसके अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। बात समझ में आ गई क्या, सभी को आ गई क्या, अरे आएगी नहीं, आ गए ना। बताइए कंट्रोल रोड क्या करती है, कंट्रोल रोड क्या करती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करती है क्या ऐसा। मॉडरेटर क्या करता है, फास्ट न्यूट्रॉनों की एनर्जी को कम कर देगा ऐसा। और यहाँ पर जो कूलेंट अपन यूज करते हैं वो क्या करेगा, इसको कूल डाउन कर देगा ऐसा। तो ये यहाँ पर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ एलिमेंट अपन ने यूज किए हैं। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन समाप्त हो गई। अब इस फिजन रिएक्शन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जो अपन ने पहले पढ़े थे वही फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करके बदल लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए भाई, वन फ्यूजन से एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है वन फ्यूजन से कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऐसा। तो वन फ्यूजन से एनर्जी आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ऐसे यहां पर एन फ्यूजन हुए तो कितनी एनर्जी, एन इंटू 200 हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर जो एनर्जी आएगी वो एन इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो एनर्जी रिलीज एन इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा। एन होते हैं यहां पर नंबर ऑफ फ्यूजन। नंबर ऑफ फ्यूजन कितने होंगे भाई, जितने न्यूक्लियाई उतने ही फ्यूजन, ऐसे ही होगा ना भाई यहाँ पर। तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला कैसे निकालें अपन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला निकालना था अपन ने पहले रेडियो एक्टिविटी के अंदर कि भाई एन इक्वल टू होता है मास अपॉन मास नंबर इनटू एन ए, होता है क्या ऐसा। ठीक है, तो वहीं से अपन लिखते हैं कि एनर्जी ई इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मास नंबर इनटू एन ए इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपको मास दिया जाए मटेरियल का तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
दूसरा है कि अगर आपको पावर हाउस या पावर रिएक्टर की पावर दी जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है एन इंटू 200, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अपॉन टाइम टी। तो ये फॉर्मूला आता है यहाँ पर पावर का। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड पूछा जाए या फ्यूजन रेट पूछी जाए, मतलब आपसे ये नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड पूछ रहा है, तो आपको एन अपॉन टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एन अपॉन टी ये होता है फ्यूजन रेट, फ्यूजन रेट या नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड। एक होता है कि यहाँ पर पावर इक्वल्स टू एन अपॉन टी। एन मतलब नंबर ऑफ फ्यूजन, नंबर ऑफ फ्यूजन मतलब मास अपॉन मास नंबर इंटू एन ए अपॉन टी इंटू 200, और ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको आप यहाँ पर जूल में कन्वर्ट भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको यूनिट दी जाएगी पावर की और एनर्जी की, वो सब यूनिट एक जैसी ही होनी चाहिए। सब एसआई में होगी या सब सीजीएस में होगी ऐसा। तो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना कन्वर्जन के टाइम पर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस करने में। करें क्वेश्चंस, लिखें। लिखो, फाइंड आउट द एनर्जी रिलीज, फाइंड आउट द एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ, बाय फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235, बाय फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235। 1 ग्राम यूरेनियम 235 करो। फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी का मास में रिलेशन वो नहीं करना अपने को यहाँ पर से, है ना। फ्यूजन का मतलब ये है कि वन न्यूक्लियाई के फ्यूजन से कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूज करना अपने को। 5 इंटू 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन के नाम से बोला गया है कि जो मास है, मास आपको दिया गया है 1 ग्राम, आपको निकालनी है एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब m ग्राम से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, इसका फॉर्मूला ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो फॉर्मूला आएगा यहां से कि एनर्जी इक्वल्स टू मास अपॉन मास नंबर। मास तो है 1 ग्राम, मास नंबर यूरेनियम 235 का 235 हो जाएगा, इंटू एन ए 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 200, इंटू 200, और ये आंसर आएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए इसको आप सोल्व करते हैं इस तरह से कि 6 4 जा 24 होता है, अरे होता है ना भाई ऐसा। तो 6 4 जा 24, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 40। फिर इस 40 से आप इस 200 को डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 5। मतलब यहां से जो एनर्जी रिलीज हो गई ये होगी 5 इंटू 10 की पावर 23, और ये आंसर आएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कम होगी ना, मास लॉस होगा ना। ये जो आपने 200 लिया है, ये क्या है, 1 ग्राम यूरेनियम में से भी 0.1% का लॉस हुआ, तब जाके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकल रही है। क्या हमने यहाँ पर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किया है क्या, नहीं किया ना। तो पूरा का पूरा 1 ग्राम कहाँ कन्वर्ट हुआ, उसका तो फ्यूजन हुआ है। तो फ्यूजन से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो अपन ने ली यहाँ पर। ठीक है, ऐसा। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन क्या था यार,
if the energy released if the energy released by the fission of one uranium if the energy released by the fission of one uranium is 3.2 into 10 की power minus 11 joule. 3.2 into 10 की power minus 11 joule. Then find the rate of nuclear fission nuclear fission to obtain 200 watt power. 200 watt power. 200 watt power. 10 की power minus 13. पक्का? सही से बताना भाई. नंबर ऑफ फिजन क्या माइनस में आ सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड बोला ना आपसे, तो रेट ऑफ फिजन बोला ना आपसे, तो एन अपॉन टी पूछा है आपसे, तो है ना. ये फिजन रेट पूछी गई है आपसे भाई. हाँ, तो एन बाई टी पूछा गया आपसे, तो एन बाई टी हो जाएगा यहाँ से पावर अपॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर ले जूल में. आ गया. देखिए भाई, पावर इक्वल्स टू होगा यहाँ से एन अपॉन टी इंटू 200. इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ये आएगा जूल में कन्वर्ट हो गया. आपको निकालना है यहाँ से रेट ऑफ फ्यूजन, मतलब आपको एन अपॉन टी निकालना है इसके अंदर. ठीक है, तो एन अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन 200 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13. तो पावर तो आपको दी गई कितनी, 200 है क्या, है ना. तो आएगा यहाँ से 200 बाय 200 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13. इससे तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 1 अपॉन 1.6 कर लें आप, कितना आता है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.6 समथिंग आएगा ये, है ना. तो 6 इंटू 10 की पावर, ये 13 जाएगा ऊपर, 10 की पावर 13 हो जाएगा, जिसमें से एक जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा 10 की पावर 12 फीजन पर सेकेंड. ऐसा. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसका ध्यान भी रखें आप. फीजन रेट पूछी गई है, नंबर ऑफ फीजन पर सेकंड पूछे गए हैं, बात एक ही होती है, एन अपॉन टी पूछा गया आपसे, मतलब, है ना. एक क्वेश्चन और लिखें. फाइंड आउट द मास ऑफ यूरेनियम find out the mass of uranium required per day required per day required per day to run a powerhouse of 100 kilowatt to run a powerhouse of 100 kilowatt. मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे, एम पूछा है, ये रहा फॉर्मूला, एम पूछा है, सब दिया है आपको. टाइम के अंदर ये 1 सेकंड लेते हैं अपन, यहां पर दिया गया 1 डे, तो 1 डे में कितने सेकंड वो लिख लेना यहाँ पर इसके अंदर, है ना. टेन की पावर 11, इतना ज्यादा थोड़ा ना आएगा.
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी तो करना है ना, क्यों भूल जाते हो, ऐसे गलती क्यों कर रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, मेरा गला खराब हो गया चिल्ला चिल्ला के। 0.105 ग्राम। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सही है। देखिए भाई, आपको यहाँ पर पावर दी गई है, आपको मास निकालना है। तो पावर दी गई है, मास निकालना है, तो हम फॉर्मूला लेंगे ये वाला। ठीक है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मास नंबर इंटू एन ए अपॉन टी, इंटू हो जाएगा 200। अब ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको आप पहले जूल में कन्वर्ट करें। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू देंगे -13, क्योंकि साथ में मेगा भी इसलिए है ना। अब आएगा यहाँ पर, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो आपको मास निकालना है, मास निकालना है तो इसको रहने दो, बाकी सबको अलग से ले लो। तो मास इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू मास नंबर इंटू टी अपॉन एन ए इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13। ये आ गया। बस जो जो वैल्यू आपको दी गई है वो सब यहाँ पर पुट कर दें। तो आएगा यहाँ से कि मास इक्वल टू पावर कितनी है 100 किलो वाट, तो 100 × 10⁻³ इंटू मास नंबर कितना है 235, यूरेनियम दिया हुआ इसके अंदर है ना, इंटू टाइम, टाइम है 1 डे, 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, तो 24 इंटू 3600 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर एन ए, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13। इसको सोल्व करना है आप, देखें कैसे करते हैं। ये दो जीरो से दो जीरो गए, फिर यहाँ पर 6 तो 40 आएगा यहाँ पर, और फिर इस 2 से 40 भी गया यहाँ पर 20 बार, फिर 16, इसको आप मान लें 16 है ना, एक जो ले लेना साथ में से 16 आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, तो 8 3 जा 24, फिर 2 से आप कन्वर्ट कर लें, माइनस का इसको ले लें, ये आ जाएगा 10। आएगा ऐसा। आपको निकालना है मास m, तो m इक्वल टू, नंबर सारे कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 36। ठीक है, तो 3 इंटू 36 होता है 108, होगा ऐसा। तो बन जाएगा यहाँ पर से ये 108 इंटू 10 की पावर, सोल्व करते हैं अब, 10⁻3, एक ये रही 4, और 2 यहाँ पर भी है, 3 2 5, 1 6, हो गया। 6 तो यहाँ पर आ गई पावर, 10⁻23 - 13, 10⁻10 कहाँ है, अच्छा ये वाला लिया था अपन ने। हाँ ध्यान रखो भाई जंग से ना, 10 की पावर यहाँ पर से हो जाएगा अपने पास में, हाँ 9 हो जाएगा, सिंपल मिला के 9 जाएगा ऊपर 10⁻6 में, बन जाएगा 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब इसको आप ले जाओ इधर, तो 0.108, ये आंसर आएगा ग्राम में, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब 100 किलोवाट के पावर हाउस के लिए एक दिन में कितना यूरेनियम चाहिए, केवल 0.10 ग्राम, बहुत कम चाहिए इसके अंदर है ना। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यूरेनियम से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो हाई अमाउंट में एनर्जी यहां से रिलीज होती है यूरेनियम से, यूरेनियम के फ्यूजन से। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई आपके, कर लेंगे सारे सारे, अरे सभी कर लोगे क्या, कर लोगे ना। हाँ, तो ये हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो आते नहीं उसके ऊपर, फिर भी आपको थ्योरी याद होनी चाहिए उसकी, क्योंकि कई बार उसके अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बन जाते हैं इसलिए। देखिए भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियर का फॉर्मेशन कर लें, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब लाइट न्यूक्लियाई की बात करें, तो सबसे छोटा न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के अंदर केवल और केवल एक सिंगल प्रोटॉन होगा, होगा ऐसा। तो सिंगल प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, आगे ऐसा ही। अब क्या करना है कि अपने को यहाँ पर हाइड्रोजन का फ्यूजन करवाना है। अब हाइड्रोजन का फ्यूजन करवाने के लिए
भाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से उनके पास में है चार्ज, तो चार्ज होने की वजह से वो दोनों जैसे ही पास आएंगे तो उनके ऊपर एक कूलम फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर चल जाएंगे। हो जाएगा ऐसा। अब क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को फ्यूज करवाना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। और अगर अपने को ये नेचुरल प्रोसेस करवाना है तो नेचुरली प्रोसेस करवाने के लिए हमें यहाँ पर जो एनर्जी है वो भी नेचुरल तरीके से ही देनी पड़ेगी। तो नेचुरल तरीका जो होता है एनर्जी का, वो होता है कि हम वहां पर टेम्परेचर बढ़ा दें। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उस थर्मल एनर्जी को लेकर जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेंगे। अब क्या हुआ कि अपने पास में ये दो हाइड्रोजन के एटम है, न्यूक्लियाई है, ये दोनों को हमने कुछ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो थर्मल एनर्जी को लेकर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। अब बढ़ते ही क्या हुआ कि ये दोनों अब पास आना स्टार्ट हो गए, इनका फ्यूजन होना चाहता है ये, तो पास आना स्टार्ट हो गए थे, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। डिस्टेंस कम होगी तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियाई पास आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रही है, कूलम फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो कूलम फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि वो इतनी एनर्जी से आपस में फ्यूज नहीं होने देगा, तो कूलम के फोर्स की वजह से अब ये दूसरे से रिपेल होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अभी तो फ्यूजन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम पड़ गई। अब एनर्जी कम पड़ गई तो अपने को एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए अब हम यहाँ पर टेम्परेचर को और भी बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, तो टेम्परेचर बढ़ते ही थर्मल एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ते ही अगेन इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही अब ये बहुत ज्यादा स्पीड से पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। डिस्टेंस अगेन कम होती आ रही है, डिस्टेंस कम होते होते इतनी कम हो गई कि यहाँ पर कूलम रिपल्शन अगेन ज्यादा हो गया, तो अगेन ये पास आकर फ्यूज हुए बिना ही यहाँ से दूर रिपेल हो जाएंगे ऐसा। मतलब अभी भी यहाँ पर इनके पास में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, मतलब टेम्परेचर कम पड़ रहा है। तो क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हमने कर दिया 10⁹ केल्विन। कितना कर दिया? 10⁹ केल्विन कर दिया। तो 10⁹ केल्विन टेम्परेचर करते ही अब यहाँ पर थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि उतनी एनर्जी पर इन प्रोटोनों के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इतनी हाई एनर्जी के साथ ये मूव कर रहे हैं, और मूव करते 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 आपस में इनका फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन हो रहा है तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोल देंगे? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कह देंगे ऐसा। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने से उनका फ्यूजन हो गया, तो ये कहलाएगा थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा करने से दो प्रोटॉन का फ्यूजन हुआ, तो वहां से दो प्रोटॉन के फ्यूजन से 1H1 + 1H1 इक्वल टू बन जाएगा 1H2। फिर अगेन क्या होता है कि यहाँ पर और प्रोटॉन जुड़ते आएंगे इसके अंदर, तो जुड़ते जुड़ते देखा गया कि जैसे ही 4 हाइड्रोजन के एटम मिले, तो 4 हाइड्रोजन के एटम से एक हीलियम के न्यूक्लियाई का, या 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से एक हीलियम के न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम बन रहा है। यही प्रोसेस होता है इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, और यही प्रोसेस होता है जितने भी सन हैं, जितने भी स्टार हैं, उन सभी के अंदर यही प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस से वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो क्या होता है इतना कि 4 हाइड्रोजन से मिलेगा एक हीलियम, तो ये 4 हाइड्रोजन, तो 4 1H1 से अपने को एक हीलियम मिल रहा है। तो साथ में यहां से 2 बीटा प्लस पार्टिकल बाहर निकलते हैं, साथ में 2 न्यूट्रिनो, और यहां से कुछ गामा फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, और एनर्जी क्यू भी यहां से रिलीज होगी। तो 4 हाइड्रोजन से हीलियम मिल गया, 2 बीटा पार्टिकल निकल गए, न्यूट्रिनो निकल गए, गामा पार्टिकल निकल गए, और साथ में कुछ एनर्जी क्यू जिसकी वैल्यू आती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इतनी एनर्जी यहां से बाहर निकलती है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के मिलने से जब हीलियम बना तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर आई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब देखना कि हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है तो वहां पर तो एनर्जी बाहर निकलती कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितनी बाहर निकल रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा कौन सी हुई, प्रोसेस कौन सा खतरनाक हुआ, फ्यूजन के फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। देखते हैं भाई क्या होता है कि यहां पर तो एनर्जी बाहर निकल रही है 26.7। फ्यूजन से जो एनर्जी बाहर निकलती है तो यूरेनियम 235 के फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकली, निकल रही है ऐसा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें यहां पर इफेक्टिव एनर्जी की बात करनी है तो हम यहां पर टोटल एनर्जी को छोड़कर एनर्जी पर न्यूक्लियन को देखते हैं, होता ना वैसा। तो क्या होता है कि यहां पर भी एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके अंदर तो होगा इतना कि 200 बाय 235, कितना, अप्रोक्सीमेटली 0.8 0.9 करीब होगा ये। तो यहां से जो एनर्जी बाहर निकल रही है पर न्यूक्लियन वो है 0.8 के करीब। और न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी बाहर निकल रही है तो टोटल एनर्जी तो यहां पर 26.7 है और ये मिल रही है हीलियम के फॉर्मेशन से, तो डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा ये 6.7 करीब आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ एनर्जी कौन सी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है ना। तो क्या होता है कि पर न्यूक्लियन एनर्जी फ्यूजन में ज्यादा होती है, फिजन में कम होती है। इसीलिए जो फ्यूजन वाला प्रोसेस होगा वो ज्यादा खतरनाक होता है और फिजन वाला प्रोसेस कम खतरनाक होता है। ठीक है, तो जितने भी सन है, ये अपना सन जो है, इस सन के अंदर भी सेंटर में क्या है कि बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्लाज्मा स्टेट में। उस हाइड्रोजन का वहां पर से फ्यूजन होता है और फ्यूजन से वहां पर हीलियम बनता जा रहा है। ठीक है, और हीलियम क्या होता है बाद में जाके ठंडा हो जाएगा। अब क्या होता है कि वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी अपने को यहां पर भी मिल रही है। ठीक है, और अभी तक एक अनुमान के एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन है कि लगभग लगभग आधा जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो चुका है हीलियम में। कितना बचा, आधा। अब आधा वो खत्म हो जाएगा तो सूरज भी खत्म, हम भी खत्म। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम काफी ज्यादा है, घबराना मत, ये घबराने लग गया पता नहीं कौन, है ना। उसमें टाइम काफी लगता है, करोड़ों साल लग जाएंगे, अरबों साल लग जाएंगे उसके अंदर तो, है ना ऐसा। तो ये होता है इसके अंदर। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर भी एक बॉम्ब बनाया गया है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो फ्यूजन वाला बॉम्ब तो है एटम बॉम्ब और फ्यूजन वाला बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जरूर खतरनाक ही होगा, होना चाहिए ऐसा, है ना। तो क्या होता है कि लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर। मैंने कहा था कि फ्यूजन तभी होगा जब 10 के पावर 9 केल्विन ऑन अर्थ पॉसिबल है तभी। लेकिन सन के ऊपर जो फ्यूजन हो रहा है तो वहां पर फ्यूजन होता है 10 के पावर 7 केल्विन पर होता है। तो वहां की कंडीशन अलग है ना, इसलिए वहां पर क्या होता है फ्यूजन कम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। लेकिन अगर हमें अर्थ पर फ्यूजन करवाना है तो उसके लिए हमें 10 की पावर 9 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। अब इतना टेम्परेचर लाए कहां से, अरे बात नहीं, इतना टेम्परेचर लाया कहां से। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन बम बना है, जरूर वहां पर टेम्परेचर भी इतना लाया होगा। तो क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन बम फूटता है तो उसके पहले उसके साथ में एटम बम फोड़े जाते हैं, 2 या 3। तो 2 या 3 एटम बम फूटेंगे तो उसके जो कोर का टेम्परेचर है वो हो जाएगा 10 की पावर 9 केल्विन के ऑर्डर का, इतना ज्यादा, सन जितना। ठीक है, फिर वहां पर फ्यूजन होगा हाइड्रोजन का और उस फ्यूजन से अब वहां पर फूटेगा हाइड्रोजन बम। अब सोचो जिसको फोड़ने के लिए एटम बम फोड़ना पड़ रहा है वो कितना खतरनाक होगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक बम है। अगर वो फट गया वर्ल्ड तो नहीं होगा, पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ा है यार, है ना। तो ये है अभी तक का सबसे बड़ा जो बम है वो है टीसार। टीसार रशिया के पास है ये जो बम है ये लगभग लगभग 100 से 200 एटम बम के जितना खतरनाक है ये।
मतलब ये 1 फुट है, वो 100-200 फुट है, बात एक ही है ना। तो ये सबसे खतरनाक बम होता है। और यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश। पेयर प्रोडक्शन, सूती बम नहीं फूट रहा था दादा भाई। पेयर प्रोडक्शन में देख लो एक बार भाई, अपने पास में ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर सेंटर भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर अगर यहां से कोई गामा फोटोन गिर रहा है, गामा फोटोन, और इस गामा फोटोन के पास में एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वलेंट या उससे ज्यादा है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये फोटोन गिरेगा इस मेटल के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर, तो न्यूक्लियस पे गिरने की वजह से अब ये जो एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी ये मास में कन्वर्ट हो जाएगी। मास में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहां से दो पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और पॉजिट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक पेयर की फॉर्म में यहां से बाहर निकलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब ये जो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 0.02 मेगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। अगर इससे कम एनर्जी का फोटोन आएगा तो पेयर नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर अपने को यहां से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालना है तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो इतने एनर्जी का फोटोन जब गिरेगा तो मास में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यहां से बन जाएंगे। ऐसा होने पर टोटल चार्ज तो यहाँ पर जीरो की जीरो ही है ना। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और ये पूरा मास यहां से बाहर निकल गया। तो ये पेयर बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाए तो पेयर खत्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन बोल देंगे। यही है इसके अंदर बस, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, इसमें चैप्टर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर 1 2 3 एक्सरसाइज कर लेना भाई आप सभी के सभी, है ना। और एक्सरसाइज तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। इसके बाद स्टार्ट होगा वो सेमी कंडक्टर स्टार्ट होगा अब, वो मैं ही पढ़ाऊंगा कल से। ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेना।